बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली खान। आप देख रहे हैं बोल्ड डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक सहरा में खड़ा हूँ। ये सुन के शायद आपको लगे कि मैं गलत बयानी से काम ले रहा हूँ या मुझे गलत फहमी हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इलाका रखमानी का है। नूर मेरे साथ ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के असिस्टेंट डायरेक्टर साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि कैसे इस बंजर ज़मीन को इस तरह आपने सैराब किया, और हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो इस बंजर ज़मीन से क्या चीज़ उगी है, किस तरह उगी है, ये सब अल्लाह ताला का करम है इस कौम के ऊपर। और अल्लाह ताला का फज़ल है पाकिस्तान के ऊपर बतौर आपके एज़ अ नेशन, एज़ अ मुल्क, कि हमें ऐसी ज़रई ज़मीन अता की गई है कि जिस जगह को एक वक्त पर हम सहरा कहते थे, सहराए थल के बीचों बीच खड़े हैं हम इस टाइम। आप आसपास अगर कैमरा घुमाएं और अपने व्यूअर्स को दिखाएं तो कोई ये मानने पे तैयार नहीं होगा कि इस टाइम हम एक सहरा के दरमियान में खड़े, क्योंकि आप खुद देखें आप कैसा महसूस करें इधर खड़ा होके। बेसिकली सबसे पहले तो आपने कहा कि हम लोगों ने किस तरह किया है। चले, हमारा ठीक है, एक एफर्ट अंदर है, बट सबसे पहले मैं सूबाई हुकूमतों को और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जिस तरह इस टाइम हम ग्रीन इम्पैक्ट फार्म में खड़े हैं, ग्रीन इम्पैक्ट्स का हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन लोगों ने एक एफर्ट पुट इन की है। उन लोगों ने एक बहुत ज्यादा मेहनत जो है वो जमीन के ऊपर की है। ना सिर्फ कि एक लगन के साथ, एक जुस्तजू के साथ, एक विजन के साथ वो लोग इधर आए, उन्होंने इधर काम किया। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स जो एक हमारा डिपार्टमेंट है, SIFC के अंडर काम कर रहे हैं, उसने बेसिकली इनको फैसिलिटेट ये किया कि आपकी कुछ बैरन लैंड्स, बैरन स्टेट लैंड्स जो कि अनडेवलप्ड पड़ी हुई थी, जिनमें पोटेंशियल था ज़राअत का, बट किसी ना किसी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा था, उन लैंड्स को आइडेंटिफाई करके दिया, उनके सर्वेस कैरी आउट करा के दिए, उन लैंड्स की एक्विजिशन की एज ए डिपार्टमेंट, एंड देन राइट टू यूज ऑफ लैंड की बेसिस पर इन इन्वेस्टर्स को हैंड ओवर किया, और इन इन्वेस्टर्स से यहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट कराई, जिसके तहत ये सब पॉसिबल है, जिसके तहत ये आप सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम अगर देख रहे हैं तो ये 6 करोड़ की मशीन लगी हुई है जो कि 1.5 से 200 एकड़ को सिराब कर रही है। अच्छा, मैं साथ में ये चाहूंगा कि हमारे जो नाजरीन है, जो पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में फार्मर्स भी ये देख रहे हैं, ये सेंट्रल पिवट सिस्टम भी उन इस मुतालिक भी इसको बताएं कि ये कितनी अफादियत है इसकी और कितना हेल्पफुल है ये। देखें, सबसे पहले तो सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम की अगर हम सबसे पहली चीज के ऊपर गौर करें तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ये आपका वो जो पानी जो पहले ट्रेडिशनल मेथड से नालों खालों के थ्रू बहा दिया जाता था, जिसमें फसल की रिक्वायरमेंट से कई दफा ज्यादा पानी बहकर ना सिर्फ पानी का ज़या बल्कि फसल का नुकसान कॉज करता था, ये उसको एक कंट्रोल्ड मेथड से पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, सबसे पहली चीज। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो इसको हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम कहा जाता है, जो कि नाम खुद ये चीज बता रहे हैं कि इस सिस्टम को अपनी खेत में लगाने से, इस सिस्टम को अपनी जमीन पे लगाने से आपकी जो ग्रोथ है आपकी क्रॉप की, पानी की बेसिस पे आपकी जो क्रॉप की ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी की तरफ आ रही है। नंबर 3, जो ये काम इस टाइम ये मशीन ऑटोमेटिकली कर रही है, जिस तरह कितने एरिया पे अगर आप नजर डालें तो आपकी तहद निगाह आपको नजर आ रहा होगा कि स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली किसान मैनुअली ये पानी देना चाह रहा हो, क्या वो इतने सारे खाले एक टाइम पे चला सकता है? क्या वो इतना कंट्रोल्ड तरीके से पानी इधर बहा सकता है? तो आपके सवाल का मेरे ख्याल से जवाब इस मशीन की अगर आप एक वीडियो दिखाएं तो वो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तौर पे एक जवाब। अच्छा, मुझे साथ भी फर्दर ये भी बताइएगा कि आप सेंसर इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जो मैकेनाइजेशन की तरफ बढ़े हैं उसने आपको कितना फायदा दिया? देखें, जब आप मैकेनाइजेशन की तरफ बात करें ना तो हम शायद बीच में हम ये कभी कभी हमारी कौम ये चीज भूल जाती है कि कुछ भी हम कर लें, हम एट द एंड ऑफ द डे हम एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, हम एक ज़राई इकोनॉमी, हमारा जो सर्वाइवल भी है वो ज़राअत की बेसिस पे है। अगर ज़राअत है तो हम है, ज़राअत नहीं है तो हम नहीं है। उस ज़राअत को ओवर टाइम बेहतर करने के लिए जिस तरह आप अपग्रेड्स देखते हैं, हर चीज की एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड आता है, तो क्यों ना ज़राअत के अंदर भी वो अपग्रेड्स इंट्रोड्यूस किए जाएं, वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन्हें क्यों ना खत्म किया जाए। मैकेनाइजेशन की तरफ आते हैं तो पहले आप अभी देखते होंगे आपके खेतों में आपको कोई ना कहीं कोई नजर आएगा मोटरसाइकिल पे जाता हुआ अपना पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे स्प्रे कैरी आउट कर रहा है।
जब ड्रोन एक टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके ऊपर आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, और अब तो ये भी कि आपने मैनुअली कंट्रोल ड्रोन नहीं, अब तो ऑटोमेटिक जीपीएस जियो फेंसिंग वाले ड्रोन आप इस्तेमाल कर कर आप अपनी फसलों तक आपने जो स्प्रे करना है आप स्प्रे कर सकते हैं। ऑटोमेटेड आपके पास ट्रैक्टर्स आ गए हैं, जूम लाइन के एक ट्रैक्टर की शायद आपने वीडियो पिछले साल देखी भी होगी चोलिस्तान की, जो कि सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर है। आप उसको कोऑर्डिनेट्स देते हैं एंड वो ट्रैक्टर इटसेल्फ जाकर एक इंटेलिजेंस जो उसके अंदर बिल्ट इन है उसका इस्तेमाल करते हुए वो सारा काम कर देते हैं जिसपे आपने खुद वक्त लगाना है। तो क्यों ना इन टेक्नोलॉजीज को, क्यों ना इन सिस्टम्स को, क्यों ना इन चीजों को अपने सिस्टम्स के अंदर इंकॉर्पोरेट कर कर बेटर एफिशिएंसी की तरफ जाए। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ आपको फील्ड्स नजर नहीं आ रही, ये लेबोरेटरीज ऑफ चेंज है, इजंट इट? ये विजन है, विजन है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है। यहाँ पर अभी मैं और आप खड़े हैं, मुझे पता है सेंट्रल पिवट इरिगेशन सिस्टम, व्हाट इफ कि यहाँ पर एक रूरल आबादी का एक लोकल बच्चा जा रहा है, क्या वो इसको देखकर सोचेगा नहीं कि यार ये क्या चीज है? क्या उसमें वो तजस्सुस नहीं पैदा होगा? क्या वो सीखेगा नहीं? क्या इस जमीन पर काम करने वाले जितने लोकल्स हैं उनकी एक कैलिबर के अंदर, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर, उनके एक नॉलेज के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही? क्या सोसाइटी ओवरऑल एज अ बेटर नहीं हो रही? लोकल्स का आपने तस्करा किया, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो फैक्टर है वो बहुत अहम है। जब इतने बड़े एरिया को आपने सैराब किया है, यहाँ से फसल उगी है, यहाँ पर मुकामी लोगों को भी इनकॉर्पोरेट किया गया होगा। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं लोकल्स के लिए, यहाँ पर मेजॉरिटी आपके लोकल्स काम कर रहे हैं। आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो दैट मींस आप ऑटोमेटिकली सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। आप इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिविजुअल्स आप बेहतर कर रहे हैं, आप अपना जीडीपी पर कैपिटा भी इंप्रूव कर रहे हैं, आप बेसिक जो अर्निंग पर हाउस होल्ड है आप उसको इंप्रूव करें, आप बेटर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, आप बेटर आई वुड से कि आप सिर्फ नॉलेज नहीं प्रोवाइड करें, आप स्किल्स प्रोवाइड करें। ये स्किल्स जो कि सिर्फ यहाँ एम्प्लॉय नहीं होंगी, ये स्किल्स है तो बच्चे को जब एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां जाके इनको आखिरी दो बातें यहाँ से हम करेंगे साथ भाई, आपसे ये बताइएगा कि यहाँ से जो चीज आप पैदा कर रहे हैं उसकी बैरून मुल्क कितनी डिमांड है, और जो ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम से आप यहाँ पर पैदावार कर रहे थे उससे ये वाली कितनी कॉस्ट एफिशिएंट है, और इसके अलावा इफेक्टिव कितनी ज्यादा है, इस हवाले से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जितनी जमीन पे पैदावार है ना, ये हमारे जो इन्वेस्टर हैं उनकी मेहनत है, लेकिन मैं इतना जरूर बताऊंगा कि अल्फा और रोड्स ग्रास इनकी आपके बैरून मुल्क बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, इनकी शिपमेंट्स जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। यूएस इसमें सबसे मेजर, जो जहां तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, यूएस इज द मेजर एक्सपोर्टर। बट व्हाट इफ आप मिडिल ईस्ट में बैठे हुए हैं, क्या आप यूएस से इंपोर्ट करते हुए, या बल्कि चाइना इज द बिगेस्ट इंपोर्टर, यूएस इज द एक्सपोर्टर, चाइना इज द इंपोर्टर, योर नेक्स्ट डोर नेबर, a country that you have very good diplomatic relations with, a country that you have a road route access to, why won't they get it from you? वो आपसे क्यों नहीं लेंगे? क्या वो उस क्या नाम है एक्स्ट्रा पेमेंट्स के साथ यूएस से परचेज करना पसंद करेंगे? क्या वो लॉजिस्टिक्स को अगर आप देखते हैं, शिपिंग कॉस्ट को देखते हैं, ट्रांजिट्स को देखते हैं, आपके पास बहुत पोटेंशियल है इस क्रॉप का, अल्फा रोड्स ग्रास का बेहद पोटेंशियल आपके पास जो है डिफरेंट एरियाज के अंदर आपके पास मौजूद है। तो आई एम श्योर कि दिस ऑल इज गोइंग टू मेक पाकिस्तान अ नेट एक्सपोर्टर इंस्टेड ऑफ अ नेट इंपोर्टर व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल क्रॉप। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ये जीपीआई की सपोर्ट यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ रही, तो जो अब तक हम एग्रीकल्चर लैंड होने के बावजूद, ज़राअत के मुल्क होने के बावजूद अचीव नहीं कर सके, वो हम अचीव कर सकेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, एक माइंडसेट चेंज हो रहा है, एक माइंडसेट चेंज हो रहा है और विजन को रियलिटी की तरफ लाया जा रहा है, रादर देन के विजन को विजन रहने देकर छोड़ा नहीं जा रहा, विजन से एक रियलिटी क्रिएट की जा रही है। और रियलिटी ये सब है, रियलिटी वो नहीं है आइडिया जो इधर आया था, रियलिटी आपके सामने है, इट्स हियर फॉर यू टू सी। आप मुझे बताएं, आप मेरे साथ ट्रैवल करके आए हैं, किस एरिया से, किस रूट से हम ट्रैवल करके आए, और इधर आके क्या आप सोच सकते थे कि आप ये देखने जमीन और आसमान का फर्क है। जब इस तरफ आते हैं तो आपको सब्जा दिखता है, और उस तरफ जाते हैं तो आपको लको तक सेहरा दिखता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है जो वादे तौर पर हमें दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया साथ भी आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू यहाँ पर मुलाहिजा फरमाई ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत, यहाँ पर जो पैदावार की जा रही है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सेंट्रल पिवट स्प्रिंकलर्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो आप मेरे रकम में देख भी सकते हैं, जो तमाम फील्ड तौर पर बैक वक्त सेम मिकदार में पानी फराहम करते हैं। फिर इसी तरह सेंसर्स भी लगे हुए हैं, फिर साथ ही साथ ड्रोन्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो मैकेनाइजेशन की तरफ ये बढ़े हैं जिसकी वजह से इनकी जो पैदावार है वो बड़ी है,
वाटर कंजप्शन भी कम हुई है और एफिशिएंसी बढ़ गई है। तो तवक्को ये की जा रही है कि दीगर इन्वेस्टर्स भी इसकी तरफ बढ़ेंगे ताकि इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अल्टीमेटली मुल्क का फायदा हो। और जो हम जाने जाते थे कि हम ज़राअत वाले मुल्क हैं, ज़राअत के शोबे में हम इनकलाब बर्पा करें। बोल्ड डिजिटल से हमने आपको ये अहम सेगमेंट दिखाया, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मोहम्मद अली खान को कैमरामैन उजैर अमीर के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।